शिक्षा के संदर्भ में बच्चों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका। विविधता के संदर्भ में बच्चों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका। रोल ऑफ एजुकेशन इन ग्रूमिंग चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटीज, डिजाइनिंग इफेक्टिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू द क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन द आउटसाइड द क्लासरूम सिचुएशन, करिकुलम, को करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो जो विविधता है उसके संदर्भ में बच्चों को विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रस्तावना पढ़ेंगे, उद्देश्य, शिक्षा का क्या अर्थ है इसके बारे में पढ़ेंगे। बालकों के विकास में शिक्षा की भूमिका, बालकों को संवारने ग्रूमिंग में शिक्षा का कार्य, सामाजिक विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं अनुभव संकुल, शैक्षिक पाठ्यक्रम के द्वारा विकास को समझेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं पाठ्येतर गतिविधियों का अर्थ समझ सकेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के उदाहरण, छात्र और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लाभ, सारांश शब्दावली, उसके बाद निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है विविधता के संदर्भ में बच्चों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका के अंतर्गत प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है, हमारी पृथ्वी विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर विविध प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वस्तु उपस्थित हैं। इन विविधताओं में पृथ्वी पर मानव की उपस्थिति और चार चांद लगाता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी सबसे समझदार, क्रियात्मक, सृजनशील एवं चिंतनशील प्राणी मानव ही है। मानव पृथ्वी पर प्रकृति का एक ऐसी अनुपम देन है जो अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के कारण किसी भी वस्तु एवं परिस्थिति को अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर मानव एवं अन्य प्राणी में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मानव चिंतनशील प्राणी है। मानव का चिंतनशील प्राणी होने का ही नतीजा है कि वह संपूर्ण परिस्थिति को अपने आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप मानव नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मशीन, कंप्यूटर इत्यादि का निर्माण किया है। अब प्रश्न उठता है कि कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने आप को इस पृथ्वी के एक सर्वश्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित करता है। इस प्रश्न का यदि गहनता से चिंतन किया जाए तो हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव यहाँ के एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने आंतरिक योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता है। मानव विकास के लिए शिक्षा एक ऐसी उपकरण है जिसकी सहायता से वे अपनी योग्यताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास करता है। शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक के अनुसार मानव में कई तरह की व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता मानव की अधिगम क्षमता, चिंतनशीलता एवं तर्क करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अपने व्यक्तिगत विभिन्नता वाले गुण के कारण ही मानव अपने वातावरण अपूर्व रूप से समायोजन करता है एवं अपूर्व रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। ब्लूम महोदय के अनुसार, ये ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षा के द्वारा मानव अपने मानसिक विकास, भावात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास करता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन सभी आयामों को विकसित करने पर बल देता है तो वह माना जाता है कि उस व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो रहा है। मानव के संपूर्ण विकास के लिए केवल विद्यालयी पाठ्यक्रम की शिक्षा ही आवश्यक नहीं है, उनकी संपूर्ण विकास के लिए संस्थागत शिक्षा के साथ साथ पाठ्येतर एवं पाठ्यक्रम से अतिरिक्त शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। वर्तमान अध्याय में हम लोग शिक्षा एवं शिक्षा का महत्व, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम कैसे बालक के व्यक्तित्व को संवारने में सहायक होता है का अध्ययन करेंगे।
उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप शिक्षा के अर्थ को समझ पाएंगे, बालकों के विकास में शिक्षा के महत्व को समझ पाएंगे, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता एवं उनके शिक्षा की आवश्यकता को समझ पाएंगे, बालकों के विकास पर पाठ्यक्रम, पाठ्य से आगामी क्रियाएं एवं पाठ्येतर क्रियाओं के प्रभाव को समझ पाएंगे, बालक के विकास के आयामों को समझ पाएंगे। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, स्किल्स, व्यापारों तथा व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से रूबरू होता है। शिक्षा की व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने का वाली एक प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्ष शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, महाविद्यालय या विद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सौउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। शिक्षा पर विद्वानों के विचार। विभिन्न दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व नीतियों ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार दिए हैं। शिक्षा के अर्थ को समझने में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। कुछ शिक्षा संबंधी मुख्य विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। इससे पहले वाले पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था समकालीन भारतीय समाज एवं शिक्षा, उसमें महात्मा गांधी जी एक इकाई ही दिया हुआ है। उसमें सभी बातें दी हुई है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय दर्शन की बातें कही थी जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं और भी एक मीमांसा थी और याद नहीं आ रहा है। और जो है महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें कही थी, ये सभी बातें उसमें दी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ हम शिक्षा के जो विचार दिए थे, शिक्षा क्या है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। तो जॉन ड्यूवी साहब ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके
और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की चाह रही है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जो विमुक्त कर दे। बाद में समय के रूप, तो ये कथन जो है शंकराचार्य के द्वारा, गुरु शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। बाद में समय के रूप बदलने से शिक्षा ने भी उसी तरह उद्देश्य बदल लिए हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है, तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता। शिक्षा वह है जिसमें ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ से ये सारी बातें बता सकते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और अगर इसका संकुचित परिभाषा देखें तो संकुचित अर्थ में तो शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, विद्यालय, महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सौउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। तो ये शिक्षा के अर्थ हैं व्यापक रूप में और संकुचित रूप में। आगे है शिक्षा को परिभाषित करें। तो शिक्षा को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्य परिभाषाएं दी गई है गांधी जी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार और जॉन ड्यूवी साहब के अनुसार। उसके बाद शिक्षा की परिभाषा यहाँ से भी दे सकते हैं। शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा के द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। तो शिक्षा की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं शिक्षा को कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति की जो है अंतर्निहित क्षमता एवं उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है कह सकते हैं। और महात्मा गांधी जी की परिभाषाएं दे सकते हैं तो उन्होंने कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अगर परिभाषा दें तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और जॉन ड्यूवी साहब के अनुसार कहें तो शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। और उसके बाद जो प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था या शिक्षा को परिभाषित किया जाता था तो सा विद्या या विमुक्तिये, यानी शिक्षा या विद्या उसे कहते हैं जो विमुक्त कर दे। तो ये शिक्षा को परिभाषित करती है। उसके बाद बालकों के विकास में शिक्षा की भूमिका। नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है। वह न बोलना जानता है, न चलना फिरना, उसका न कोई मित्र होता है और न शत्रु। यही नहीं, उसे समाज के रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ज्ञान भी नहीं होता है और न ही उसमें किसी आदर्श तथा मूल्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे
उस पर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है। इस प्रभाव के कारण उसका जहाँ एक ओर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है, वहीं दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। परिणाम स्वरूप वह सने सने यानी धीरे धीरे प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के क्रम के योग्य बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करने के लिए व्यवस्थित शिक्षा की परम आवश्यकता है। सच तो यह है कि शिक्षा से इतने लाभ हैं कि उनका वर्णन करना कठिन है। इस संदर्भ में यहाँ केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि शिक्षा माता के समान पालन पोषण करती है, पिता के समान उचित मार्गदर्शन द्वारा अपने कार्यों में लगाती है तथा पत्नी की भांति सांसारिक चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करती है। शिक्षा के ही द्वारा हमारी कृति का प्रकाश चारों ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत करती है। हम देश में रहें अथवा विदेश में, शिक्षा हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फूल खिल उठता है तथा सूर्य अस्त होने पर कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल की भांति खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता, शोक एवं कष्ट के अंधकार में डूबा रहता है। संक्षेप में, शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जिस प्रकार एक ओर शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की भांति समाज भी शिक्षा के चमत्कार से लाभान्वित होता है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परंपराओं आदि सांस्कृतिक संपत्ति को इस प्रकार से हस्तांतरित करता है कि उनके हृदय में देश प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है। जब ऐसी भावनाओं तथा आदर्शों से भरे हुए बालक तैयार होकर समाज अथवा देश की सेवा का व्रत धारण करके मैदान में निकलेंगे तथा अपने शिखर पर चढ़ता ही रहेगा, इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास में शिक्षा परम आवश्यक है। तो ये हमने पढ़ा बालकों के विकास में शिक्षा की भूमिका। बालकों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा के द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास होता है कैसे? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये अभ्यास प्रश्न है, बालकों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? तो यहाँ विस्तार रूप में दिया हुआ है, जैसे नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है, उसी प्रकार जो है बालक भी एक शिक्षा के अंतर्गत हम कह सकते हैं असहाय तथा असामाजिक होता है। वह न बोलना जानता है, वह न शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में जानता है और न चलना फिरना, किस प्रकार हमें शिक्षा प्राप्त करना है। उसका न कोई मित्र होता है और न शत्रु, यही नहीं उसे समाज के रीति रिवाजों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसे जो है शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव उस पर थोपा जाता है एक तरीके से। इस प्रभाव के कारण उसका जहाँ एक ओर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है, वहीं दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। शिक्षा हमारे लिए क्या क्या नहीं करती, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार का प्रकाश पाकर कमल का फूल खिल उठता है तथा सूर्य उस अस्त होने पर कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति
बालक कमल के फूल की भांति खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता, शौक एवं कष्ट के अंधकार में डूबा रहता है। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जिस प्रकार एक और शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बालकों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा के द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास होता है कैसे। तो शिक्षा के द्वारा इसी प्रकार से जो है सामाजिक विकास होता है, जिसमें जो वह चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करते हैं और आगे चलकर जो है संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा जो है बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है। उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परंपराओं आदि सांस्कृतिक संपत्ति को इस प्रकार से हस्तांतरित करता है कि उनके हृदय में देश प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे है बालकों को संवारने, ग्रूमिंग करने में शिक्षा का कार्य क्या क्या है। बालकों को संवारने में शिक्षा का कार्य, राष्ट्र तथा उसके नागरिकों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसी समय हो सकती है जब उसके नागरिक उत्तम, सच्चरित्र तथा उत्तरदायित्वपूर्ण हो। यदि नागरिक अयोग्य, चरित्रहीन तथा निर्बल होंगे तो राष्ट्र निश्चित रूप से रसातल को चला जाएगा। इस दृष्टि से राष्ट्र की उन्नति के लिए सच्चरित्र एवं श्रेष्ठ नागरिकों का होना परम आवश्यक है। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। भारतीय समाज के जनतंत्रीय समाजवादी आदर्शों की दृष्टि में रखते हुए शिक्षा नागरिकों को निम्नलिखित बातों को में प्रशिक्षित करके इस महान कार्य को पूरा कर सकती है। तो बालकों को संवारने में शिक्षा का क्या कार्य है, तो यहाँ से हम शिक्षा के कार्य को देख सकते हैं। जैसे तृत्व के लिए प्रशिक्षण, जनतंत्र और नेतृत्व का घनिष्ठ संबंध होता है। इस दृष्टि से जनतंत्र में योग्य, अनुभवी तथा कुशल नेताओं का होना परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जनतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों के लिए प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च तीनों स्तरों पर उत्तरदायित्व नेताओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में उच्च स्तरीय नेता नीति का निर्माण करते हैं। इस नीति को माध्यमिक तथा प्राइमरी स्तरों के नेता कार्य रूप में परिणत करते हैं। अतः जनतंत्रीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए अधिक से अधिक नेतृत्व का प्रशिक्षण आवश्यक है। भारत भी एक सर्वसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमें भी राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी स्तरों के लिए योग्य, अनुभवी एवं कुशल नेताओं की आवश्यकता है। शिक्षा इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करे। तो यहाँ जो है नेताओं के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विद्यालय में जो एक नेता स्टूडेंट होता है उसके बारे में भी समझ सकते हैं, और जो हमारे समाज का जो एक नेता होता है या कह सकते हैं संचालन में जो नेतृत्वकर्ता होता है उनके बारे में, राष्ट्र के बारे में और राज्य के बारे में। तो विभिन्न संदर्भों में जो है समाज, राष्ट्र, राज्य सभी के संदर्भों में इसके लिए नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, यहाँ पे तृत्व लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे नेतृत्व होगा, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षा का कार्य जो है नेतृत्व क्षमता का विकास करना है, उसी को यहाँ इस प्रकार से दिया गया है। तो पहला कार्य हो गया नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अब दूसरा है राष्ट्रीय विकास। शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला होती है, अतः शिक्षा का कार्य प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप से शिक्षित करना है। यदि शिक्षा इस महान कार्य को पूरा करने में सफल हो गई तो राष्ट्र के सभी नागरिक मतदान द्वारा योग्य, सच्चरित्र तथा कुशल नेताओं का चुनाव करके ऐसी सुव्यवस्थित सरकार का निर्माण कर सकेंगे जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास होना निश्चित है। अतः भारतीय शिक्षा इस ओर विशेष ध्यान दे। तो इसमें मुख्य बात यही की गई है, शिक्षा जो है पहले तो व्यक्ति को एक योग्य, सच्चरित्र एवं कुशल बनाने का कार्य करता है। उसके बाद वही योग्य, कुशल नागरिक मतदान करके योग्य, सच्चरित्र तथा कुशल नेताओं का चुनाव करते हैं, ऐसी सुव्यवस्थित सरकार का निर्माण करते हैं जो राष्ट्र का विकास होना सुनिश्चित करे। अतः भारतीय शिक्षा इस ओर विशेष ध्यान दे और विशेष ध्यान भी दे। राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना है। खेद का विषय है कि भारत जैसे महान राष्ट्रों में शिक्षा इस कार्य के प्रति अभी तक उदासीन है। परिणाम हमारे अंदर विचारों की संकीर्णता, स्वार्थता तथा कटुता आदि दोष उत्पन्न हो गए हैं। इन दोषों के कारण हम जातीयता, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रीयता में विश्वास करने, कभी भाषा के प्रश्न पर लड़ पड़ते हैं तो कभी जनसंख्या के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि इन दोषों ने अपनी शत्रुता को इतना बढ़ा दिया है कि राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई है। यदि राष्ट्र को खतरे से बचाना है तो व्यक्ति से इन भयंकर दोषों को दूर हटाना होगा। ऐसी दशा में केवल शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा संकीर्णता को दूर करके विशाल हृदयता की भावना को विकसित करके शत्रुता के स्थान पर प्रेम का पाठ पढ़ाया जा सकता है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का मत है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सब से ऊपर है और यही आधार है। तीसरा है भावनात्मक एकता। तो शिक्षा जो है भावनात्मक एकता का विकास करती है। जिस प्रकार राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। यानी जब नागरिक भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो सिंपल है कि राष्ट्रीय एकता भी बरकरार रहेगी। जब लोगों में एकता होगी, लोग एक दूसरे में एकता स्थापित कर सकेंगे तो राष्ट्र में विखंडन या खंडन की तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। तो इस पर तरीके से राष्ट्र की एकता भी बनी रहेगी। तो इस में कहा गया है कि शिक्षा जो है भावनात्मक एकता का विकास करती है नागरिकों में। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं, परंपराएं, धर्म तथा रहन सहन पाए जाते हैं। हम में से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की तुलना में केवल अपनी भाषा तथा रीति रिवाज एवं धर्म को सबसे अच्छा समझते हैं। इस संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण हम सब में इतना मनमुटाव हो जाता है कि कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसे समय पर शिक्षा हमें उस राष्ट्रीय संपत्ति का ध्यान दिलाती है जिसके विषय में हम सब एक मत हैं तथा जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है। यही राष्ट्रीय संपत्ति का आदर्श राष्ट्र में भावनात्मक एकता को विकसित करने में सहायता देता है। स्पष्ट है, भावनात्मक शिक्षा केवल शिक्षा के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अतः शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय जीवन में भावनात्मक एकता को विकसित करना है। और चौथा पॉइंट जो है वो है राष्ट्रीय अनुशासन। किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर उसे पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अनुशासन परम आवश्यक है।
अतः शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय अनुशासन को विकसित करना है। भारत अब स्वतंत्र है। इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए परिश्रम तथा सतर्कता के साथ साथ संगठन, कुशलता एवं बलिदान आदि गुणों की भी आवश्यकता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उक्त गुणों के विकसित होने से ही राष्ट्रीय अनुशासन का जन्म होता है। अतः भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय अनुशासन के कार्य में सहयोग देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है, जनतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक सभी आदमी केवल एक विशेष वर्ग के ही नहीं, अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किए जाते और इसके लिए अनुशासन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश। तो राष्ट्रीय अनुशासन के बाद आता है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश। जो नागरिक हैं और जो सामाजिक कर्तव्य हैं, दोनों की भावनाओं में सामाजिक कर्तव्यों की जो भावना है और नागरिक की भावना में जो है समावेश होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इसको सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के रूप में राष्ट्र के प्रति तथा व्यक्ति के रूप में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। अतः शिक्षा का कार्य बालक में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावनाओं को विकसित करना है, जिससे आज का बालक कल के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्रीय विकास में यथाशक्ति योगदान दे सके। उसके बाद है नैतिकता का प्रशिक्षण। नैतिकता प्रत्येक राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति है। अतः शिक्षा का कार्य बालक को नैतिकता का प्रशिक्षण देना है। प्रसन्नता की बात है कि हमारा देश नैतिकता की दौड़ में विश्व के सभी देशों से सदैव आगे हो ही रहा है, परंतु खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब राष्ट्रीय जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अनैतिकता का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है। ऐसी दशा में राष्ट्र के विकास को दृष्टि में रखते हुए भारत के नागरिकों के लिए नैतिक प्रशिक्षण और भी आवश्यक हो जाता है। शिक्षा बालक के अंदर सत्य, प्रेम, त्याग आदि अनेक वांछनीय गुणों को विकसित करके नैतिक विकास करती है। अतः भारतीय शिक्षा को चाहिए कि वह राष्ट्र को विकसित करने के लिए पहले सबका नैतिक विकास करे। कुशल श्रमिकों की पूर्ति। आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक राष्ट्र की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसकी राष्ट्रीय संपत्ति से किया जाता है। तो इससे पहले नैतिकता का प्रशिक्षण था, अब आगे है कुशल श्रमिकों की पूर्ति। यानी कुशल श्रमिक की भी पूर्ति की जाए, क्योंकि आज का युग जो है भौतिकवादी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी है। आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक राष्ट्र की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसकी राष्ट्रीय संपत्ति से किया जाता है। आदि राष्ट्रीय संपत्ति संतोषजनक है तो वहाँ के नागरिकों का रहन सहन भी संतोषजनक होगा। यहाँ आदि नहीं, यदि होगा। यदि राष्ट्रीय संपत्ति संतोषजनक है तो वहाँ के नागरिकों का रहन सहन भी संतोषजनक होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ाने के लिए अपने व्यापारों तथा उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करता है। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए कुशल श्रमिकों का होना परम आवश्यक है। अतः हमारी शिक्षा का 8वां कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है। यहाँ 7वां कार्य होगा। 7वां कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होती रहे तथा राष्ट्रीय समृद्धशाली बन जाए। उसके बाद 8वां जो है शिक्षा का कार्य है वो है राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता में रखना। प्रत्येक राष्ट्र को जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के नागरिक अपने हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य नागरिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि वे अपने निजी हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते रहे। अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भारत में शिक्षा को इस ओर विशेष ध्यान देना है।
इसका कारण यह है कि भारतीय समाज ऐसे अनेक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में बटा हुआ है जो राष्ट्र की आड़ में सदैव अपने अपने हितों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं। केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इन सभी वर्गों तथा दलों को राष्ट्र कल्याण के लिए तैयार किया जा सकता है। उसके बाद नौवां जो कार्य है शिक्षा का, वो है सामाजिक कुशलता की उन्नति। प्रत्येक राष्ट्र का कल्याण इस बात में है कि वहाँ के नागरिक सामाजिक दृष्टि से कुशल एवं उन्नतिशील हो। अमेरिका के प्रोफेसर बागले के अनुसार, ये बागले साहब अमेरिका के जो एक प्रोफेसर हैं, इनके अनुसार सामाजिक दृष्टि से कुशल वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्र के लिए भार न हो, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे तथा जो समाज की उन्नति में यथाशक्ति योग देता रहे। इस दृष्टि से भारत में राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य बालकों में सामाजिक कुशलता की उन्नति करना है। इस महान कार्य को शिक्षा उन व्यापारों तथा उद्योगों में बालक को प्रशिक्षित करके पूरा कर सकती है जो समाज अथवा राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ी अभी, ये सभी शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना, कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना, नैतिकता का प्रशिक्षण, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश, राष्ट्रीय अनुशासन, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता, उसके बाद राष्ट्रीय विकास, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। तो ये सभी जो है बालकों को संवारने में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। एक तरह से कह सकते हैं हमारे राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि बालक ही तो हमारे राष्ट्र का भविष्य है, सब कुछ उसी के हाथ में है। तो जब तक वो संवारेंगे नहीं, उनमें समाजवादी आदर्शों की जो समझ है या जो एक उत्तम सच्चरित्र तथा उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक का विकास है, वो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, ताकि आगे चल के हमारे राष्ट्र का विकास हो सके और राष्ट्र निश्चित रूप से रसातल को जो राष्ट्र है एक उन्नति के शिखर पर चला जाए। तो यदि नागरिक अयोग्य, चरित्रहीन तथा निर्बल रहेंगे तो राष्ट्र निश्चित रूप से रसातल को चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के सभी नागरिक जो हैं योग्य, चरित्रवान एवं शक्तिशाली बने, ताकि वो राष्ट्र का निर्माण सही ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से तथा स्वस्थ तरीके से कर सके। तो ये सारी बातें थी। आगे है सामाजिक विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं अनुभव संकुल। सामाजिक विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं अनुभव संकुल। तो इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक विविधता, हमारी संपूर्ण प्रकृति तमाम विविधताओं से भरी पड़ी है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों, नदी नालों, स्थलाकृतियों आदि के रूप में यह विविधता की ही प्रकृति का सौंदर्य है। हमारा समाज भी भिन्न भिन्न रंग, रूप, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान, आचार व्यवहार, आस्था, मान्यता, धर्म, संप्रदाय आदि से संबंधित विविध व्यक्तियों एवं समुदायों से समृद्ध है। यही विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न समुदाय व लोगों की क्षमताएं व खासियत अलग अलग है। यह एक लोकतांत्रिक सत्ता व व्यवस्था की यह भूमिका होनी चाहिए कि इन विविध जनों व समुदायों के विकसने और व
एक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बिना भेदभाव के सुलभ कराए। परंतु हमारे समाज ने मानव सभ्यता का विकास क्रम में सत्ता व व्यवस्था के भिन्न भिन्न रूपों को देखा व उन वर्चस्ववादी ताकतों के अनुरूप जीने को बाध्य हुआ। सहस्त्राब्दियों तक सुविधा विहीन, धन, प्रतिष्ठा व ताकत से महरूम एक बड़े वर्ग को सुविधा युक्त, बेहतर व सम्मानित जीवन जीने की व्यवस्थाओं से दूर रखा गया। सुविधाओं से वंचित किए जाने का आधार बना जन्म का कुल, लिंग, निवास स्थान, भाषा, आस्था व मान्यताएं, धर्म व संप्रदाय आदि। ये आधार जो मूल रूप में विविधताएं हैं के कारण किसी वर्ग व व्यक्ति विशेष को विकास के लिए जरूरी मौलिक सुविधाओं से वंचित किए जाने से ही असमानता जन्म लेती है। इस प्रकार असमानता सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न हुई वह स्थिति है जिसमें एक ही समाज में भिन्न भिन्न जन व समुदाय विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहने को बाध्य होते हैं। दूसरे ढंग से देखा जाए तो असमानता सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों का व्यवहार भी है और समाज की स्थिति भी। विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव जन्म लेता है और वह स्थिति जिसमें वंचित व्यक्ति जीता है वंचना के रूप में जाना जाता है। तो हम यहाँ से जो है वंचना को परिभाषित कर सकते हैं कि वंचना क्या है। विकास हेतु सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के अंतर वंचन का भाव जन्म लेता है, यानी कमी का भाव एक तरह से जन्म लेता है और मतलब कह सकते हैं क्या कि अपूर्ति का भाव जन्म होता है तो लेता है। तो वह स्थिति जो है अतृप्ति का जन्म लेता है। तो यह स्थिति जो है उसमें जिसमें वह वंचित व्यक्ति जीता है तो उसे हम वंचना कहते हैं। इसे ही वंचना के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो वंचन व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के स्तर पर दो प्रकार से हो सकता है। व्यक्ति तथा समूह के अंदर वंचन का भाव इस कारण से भी हो सकता है कि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और इस संघर्ष के बावजूद भी उनसे वंचित हो या शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतना अक्षम हो कि सामान्य सुविधाओं के उपलब्ध रहने के बावजूद भी उसका उपयोग न कर पाए। तो इस प्रकार के वंचन को वास्तविक वंचन एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन कहा जा सकता है। वंचन का दूसरा भाव इस कारण से भी उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा भौतिक संसाधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारण से अपने आप को वंचित महसूस कर रहा हो। वंचन के इस भाव को सापेक्षिक वंचन रिलेटिव डिप्राइवेशन कहा जाता है। इस प्रकार वंचन को मोटे तौर पर चार प्रकार से देखा जा सकता है। वास्तविक वैयक्तिक वंचन एब्सोल्यूट इंडिविजुअल डिप्राइवेशन, उसके बाद सापेक्षिक वैयक्तिक वंचन रिलेटिव इंडिविजुअल डिप्राइवेशन, वास्तविक सामुदायिक वंचन एब्सोल्यूट फ्रेटर्नल डिप्राइवेशन, सापेक्षिक सामुदायिक वंचन रिलेटिव फ्रेटर्नल डिप्राइवेशन। तो चार तरीके के वंचन हो गए। वास्तविक वैयक्तिक वंचन जो इसमें जो होता है कि हमारे पास सारे संसाधन तो उपलब्ध हैं पर हमें ऐसी क्षमता नहीं है या हम किसी कारण से हमें ऐसी भाव उत्पन्न होती है जिससे हम इससे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं और ख़ुद को बस वंचित महसूस करते रहते हैं। और दूसरा जो है सापेक्षिक वैयक्तिक वंचन, ये होता है किसी दूसरे व्यक्ति से को रिलेट करके यानी उससे रिलेट करके तुलना करके देखा जाता है। तो ये हो गया सापेक्षिक वैयक्तिक वंचन। उसके बाद है वास्तविक सामुदायिक वंचन, उसे समुदाय में जो वास्तविक अनुभव होता है उसके अनुसार। और सापेक्षिक सामुदायिक वंचन तो रिलेटिव फ्रेटर्नल डिप्राइवेशन है, इसे हम लोग समझेंगे आगे। अब आइए विविधता, असमानता तथा वंचना की शैक्षिक संदर्भों में पड़ताल करें। हमारे देश में विविधताओं की भरमार है। यह विविधता प्रकृति के साथ साथ निवास कर रहे लोगों में भी ज़्यादा है
कई मान्यताओं, विश्वासों, लोक परंपराओं, पद्धतियों, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा अन्य कई सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। शिक्षा के संस्थानों में मौजूद लोग भी इसी विविधता को धारण किए होते हैं, अतः हमें शिक्षाई वातावरण में अवश्य इन विविधताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विविधता इस समाज की पूंजी है, इसका सौंदर्य है, जिसको संजोना शिक्षा का दायित्व होना चाहिए। आप अपने विद्यालय में निरंतर इस प्रकार की विविधताओं का अनुभव करते होंगे। कल्पना कीजिए कि दो भिन्न आर्थिक स्थिति, वेशभूषा, खान पान या लोक परंपरा वाले विद्यार्थियों में कोई शिक्षक भेदभाव करना व असमान व्यवहार करना शुरू कर दे तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या यह स्थिति किसी विद्यार्थी के विकास व उसके आत्मसंप्रत्यय के निर्माण को प्रभावित नहीं करेगी? आपका उत्तर निश्चित ही हाँ होगा। आप संभवतः यह उत्तर देंगे कि असमान व भेदभावपूर्ण व्यवहार से विद्यार्थियों के अंतर वंचना का भाव आएगा तथा यह भाव अवश्य ही उनकी विकास को प्रभावित करेगा। संभवतः उन विद्यार्थियों में तंत्र के खिलाफ विद्वेष पैदा होगा, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की प्रकृति को निर्धारित करेगा। अतः एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह एक ऐसे शिक्षाई माहौल का निर्माण करे जिसमें विविधताओं का सम्मान हो, किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार ना हो तथा एक समावेशी वातावरण में बच्चों को विकसने का अवसर मिले। उसके बाद है अलग अलग व्यक्तियों की आदत, सील, गुण, बुद्धि, आकार, प्रकार, सीखने सिखाने का ढंग, सीखने सिखाने का ढंग, शारीरिक गुण, मानसिक गुण अलग होता है। बालकों की इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखने के लिए अलग अलग तरह से अनुभव देने की आवश्यकता होती है। इन सभी बालकों की शिक्षा के लिए समूहीकरण, वर्गीकरण, अलग अलग पाठ्यक्रम, अध्यापन विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एडगर डेल ने अपने बहुचर्चित अनुभव शंकु के माध्यम से इन सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की है। तो ये एडगर डेल साहब हैं, जिन्होंने जो है अनुभव शंकु के माध्यम से सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता को जो है अपनी तकनीक का प्रयोग करके ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। चलिए देखते हैं। तो अधिगम शंकु क्या है? जैसे शाब्दिक प्रतीक, दृश्यात्मक प्रतीक, रेडियो प्रसारण, स्थिर चित्र, चलचित्र, प्रदर्शित सामग्री, भ्रमण, प्रदर्शन, अभिनयात्मक भागीदारी, नियोजित कृत्रिम अनुभव, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। जैसा कि उपरोक्त चित्रात्मक प्रस्तुति से विदित हो सकता है, एडगर डेल ने अपने इस अनुभव शंकु में अनुभवों को ठोस प्रत्यक्ष से विशुद्ध अमूर्त चिंतन तक की ऊंचाई देने की कोशिश की है और यह बताया है कि किस श्रेणी या प्रकार के अनुभवों के अर्जन में किस प्रकार के सहायक साधन अधिक उपयोगी हो सकते हैं। हम इस शंकु आकृति के शीर्ष से जैसे ही नीचे आधार की ओर बढ़ते हैं, यह पाते हैं कि जिस प्रकार के अनुभव हमें विभिन्न उपकरण सामग्री के माध्यमों को उपभोग से हो रहे हैं, वह क्रमशः जटिल से सरल, सूक्ष्म से स्थूल तथा अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होते चले जाते हैं। यथा जैसे ही आधार तल पर पहुँचते हैं, हमें शिक्षण अधिगम को सबसे सख्त, अधिक प्रभावशाली बनाने वाले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति होती है। शिक्षण अधिगम का प्रारंभिक चरण ऐसे ही वास्तविक एवं प्रत्यक्ष अनुभवों से शुरू होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभवों का स्थान अप्रत्यक्ष अनुभवों तथा अमूर्त चिंतन लेता जाता है और विचार एवं बोध प्रक्रिया का अंतिम शीर्ष पड़ाव विशुद्ध मूर्त चिंतन युक्त अनुभवों का स्थान अप्रत्यक्ष अनुभव पर जाकर ठहरता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, पहले शाब्दिक प्रतीक हमें अनुभव होता है कि एक शब्द है, एक प्रतीक है। फिर दृश्यात्मक प्रतीक हम देखते हैं। उसके बाद रेडियो प्रशासन, एक तरह से कर सकते हैं कि हम सुनते हैं। स्थिर चित्र, फिर चित्रों को देखते हैं। चलचित्र, चलते हुए चित्र को देखते हैं। फिर प्रदर्शित सामग्री, सामग्री को प्रदर्शित होते हुए देखते हैं, भ्रमण करते हैं। और
प्रदर्शन करते हैं, यानी अपनी संज्ञानात्मक जो भी बातें हैं उसे प्रदर्शन द्वारा बोलते हैं। अभिनयात्मक भागीदारी, अभिनय के द्वारा नियोजित कृत्रिम अनुभव, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ अमूर्त तरीके से पहले सारी चीज़ें होती है, फिर जो है सबसे लास्ट में हमें वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव होता है किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे यही बातें जो है एडगर डेल साहब के द्वारा बताया गया है अधिगम शंकु के द्वारा। तो इसमें अंतिम शीर्ष पड़ाव विशुद्ध मूर्त चिंतन युक्त अनुभवों का स्थान और प्रत्यक्ष अनुभव पर जाकर ठहरता है, और इस तरह अधिगम कर्ता मात्र शब्दों एवं मौखिक प्रतीकों द्वारा अधिगम अर्जन करने में सक्षम हो जाता है। इस तरह जहाँ शब्द, मौखिक प्रतीक शिक्षण अधिगम हेतु सबसे अधिक प्रत्यक्ष और अमूर्त अनुभव एवं काल्पनिक चिंतन भूमि प्रदान करता है, वही वास्तविक पदार्थों, क्रियाओं तथा परिस्थितियों के संपर्क से होने वाले प्रत्यक्ष अनुभव हमें ठोस और प्रत्यक्ष ज्ञान के अवबोध में सहायक होती है। अपनी इस त्रिकोणात्मक प्रस्तुति के माध्यम से एडगर डेल ने विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री, उपकरण एवं माध्यमों का एक क्रमिक वर्गीकरण भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिया गया है, एडगर डेल का अनुभव कौन क्या है। तो एडगर डेल का जो अनुभव कौन है, एडगर डेल ने अपने बहुचर्चित अनुभव शंकु के माध्यम से इन सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा के लिए में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग करते हुए जो है ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की है। उनका यह अनुभव त्रिकोण यह प्रदर्शित करता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीकों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर यानी जिसे हम जो है छू नहीं सकते या फिर सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने अंदर, तो एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर हुआ, और हार्डवेयर वह हुआ जिसे हम छू सकते हैं, अनुभव का मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। तो इसे हम अनुभव के तरीके से देख सकते हैं। तकनीकियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम विधियों, दो सामग्रियों तथा उपकरण व्यक्ति विशेष को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित करने में किस प्रकार सहयोगी सिद्ध हो सकता है। तो एडगर डेल ने जो एक बहुचर्चित अनुभव शंकु से के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है। तो ये बातें हो गई। आगे है व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने में अनुभव कौन सहायक है, कैसे। तो चूँकि सभी बच्चे की अपनी अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है, अलग अलग सीखने की प्रक्रिया होती है, तो अधिगम शंकु के आधार पर हम उसकी प्रक्रियाओं को या फिर कह सकते हैं कि व्यक्तियों की आदत, शील, गुण, बुद्धि, आकार, प्रकार, सीखने के ढंग, शारीरिक गुण, मानसिक गुण के आधार पर उनके व्यक्तिक विभिन्नताओं के जो आधार पर सीखने के लिए अलग अलग तरह से अनुभव है, उसकी आवश्यकता के लिए ये अधिगम शंकु बहुत ही आवश्यक है। इन सभी बालकों की शिक्षा के लिए समूहीकरण, वर्गीकरण, अलग अलग पाठ्यक्रम, अध्यापन विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के अपने अपने व्यक्तिक अनुभव होते हैं, तो इसके लिए जो है विभिन्न व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने में अनुभव कौन जो है सहायक हो सकता है। इससे हम पाठ्यक्रम का इस आधार पर निर्माण कर सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से अधिगम कराया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे शैक्षिक पाठ्यक्रम के द्वारा विकास। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एडगर डेल ने जो बहुचर्चित अनुभव शंकु के माध्यम से जो सामाजिक विविधता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा के लिए जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया शिक्षा के अंतर्गत, इसे हम लोगों ने जाना। उसके बाद इससे पहले हम लोगों ने जाना जो है कि सामाजिक विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं अनुभव शंकु, इसके बारे में। इससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा बालकों को संवारने में शिक्षा का कार्य।
उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था बालकों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो जैसे सूर्य के खिलने से ही गुलाब या कमल का फूल खिलता है और ढलने से जो है वो मूर्छित हो जाता है या फिर कह सकते हैं कुम्हला जाता है, तो उसी प्रकार जो है शिक्षा बालक के विकास में कार्य करता है। एक सूर्य की भांति जो है शिक्षा कार्य करता है। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा का अर्थ, उसके बाद उद्देश्य जाना कि इससे क्या उद्देश्य प्राप्त होगी, और प्रस्तावना पढ़ा जो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक पाठ्यक्रम के द्वारा विकास। जो हमारा शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसके द्वारा किस प्रकार विकास होता है इसके बारे में।